हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं 7 बड़ी अपडेट्स लेकर आया हूं, जो सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उनके काम के लिए होने वाली है। अगले मंथ से, या बोल सकते हैं कि इस मंथ से कभी भी उनकी सैलरी पेंशन पर डायरेक्टली असर पड़ेगा इस सारी अपडेट से। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट्स और कर्मचारियों के बेनिफिट से रिलेटेड नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आप सभी देखते हैं। साथ ही साथ उसके लिए अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे या आपकी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बजट 2024 अब आने वाला है, जिसके लिए कई सारे न्यूज़पेपर्स में, साथ ही साथ ऑनलाइन मीडिया में और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसको लेकर के बात हो रही है कि क्या बड़ी डिमांड्स या बड़ी रिक्वेस्टेड जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की और यूनियंस ऑफ फेडरेशन की, वो जो प्रपोजल भेजे गए हैं वो कौन कौन सी प्रपोजल्स उसमें शामिल किए जा सकते हैं। साथ ही साथ इस बजट सेशन में कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं उनके पेंशनरी बेनिफिट्स में। साथ ही साथ कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड, जिसमें बहुत सारी डिमांड्स हो सकती हैं। 8वें वेतन आयोग हो सकता है, 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स हो सकता है। साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के और भी कई सारे अपडेट्स हो सकते हैं, जिनसे लेकर उनकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कम्यूटेशन का भी एक इशू रहा है, ओआरओपी को भी लेकर भी कई सारे अपडेट्स हैं और उसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पे भी कई सारे अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी है किसी ने। बजट 2024 7 की डिमांड्स लिस्टेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनियन फॉर सेंटर। आप देख सकते हैं कि 23 जुलाई से लेकर के इसमें बहुत सारी चीजें अपडेट्स हो जाएंगी। इसमें 23 जुलाई के बाद से सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ में कई सारे न्यूज़पेपर्स की अलग हेडिंग लेके आया हूँ, जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कई सारी चीजें इसमें ऐड हो सकती है। आप देख सकते हैं खुशखबरी, बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान। ओआरओपी 3, 18 माह डीए एरियर्स पर भी हो सकती है इसमें खुशखबरी। तो 23 जुलाई को पेश होने वाले बड़े बजट में कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए क्या क्या चीजें अपडेट होने वाली है वो हम उस पर थोड़ी सी गौर करेंगे। साथ ही साथ पेंशन भोगियों और सीनियर सिटीजन के लिए इसमें क्या सारी अपडेट्स होंगी वो भी हम देख सकते हैं। उम्मीद लगाकर पेंशनर्स ने बहुत सारी चीजें इसमें यूनियंस और फेडरेशन से उनको भेजी हैं। साथ ही साथ उसमें देखा जाएगा कि पेंशनर्स के लिए क्या क्या राहत की खबर हो सकती है और इस बजट में पेंशनर्स को क्या क्या ऐलान देखने को मिल सकते हैं बेसिकली इसमें। और इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है या पेंशन भोगी है उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या क्या चीजें मिल सकती है, जिनमें सबसे पहली चीज हम लेकर आए कि उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल सकता है। आपको बता दूं कि आपके कई सारी चीजों में दायरा बढ़ाने का वादा किया गया था। अब इस साल योजना में 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के जो सीनियर सिटीजन है, पेंशन भोगियों को शामिल किया जा सकता है। इनकी राशि जो है 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर हो सकता है, जो भविष्य में बढ़ाकर 10 लाख रुपए हो सकता है। 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को इसमें शामिल के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी, उनकी आय भी नहीं देखी जाएगी। 23 जुलाई को होने वाले बजट में ये सब चीजें पेश हो सकती हैं, जिसमें बीमा कवर की राशि बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ उसमें एज पर भी लेकर ये सारे ऐलान हो सकते हैं। आगे हम बात करें तो इसके अलावा केंद्रीय बजट इस महीने 23 जुलाई को केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। तो मैं बता चुका हूँ कि इससे पहले हलवा सेरेमनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों के मुद्दे को लेकर वहां पर चर्चा भी की गई। साथ ही साथ हो सकता हो कि आने वाले दिनों में 5 बड़े मुद्दे उनके ऊपर सहमति बन सकती है, जिसमें तीसरे बजट के कार्यकाल के दौरान पेंशन भोगियों की 5 बड़ी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं, मांगे पूरी हो सकती हैं। तो जान सकते हैं हम कौन कौन सी चीजें हैं, जिनमें आप ये भी देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल सकता है, 10 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स भी हो सकता है, हेल्थ पॉलिसी पर 1 लाख का फायदा मिल सकता है, रेलवे का जो किराया है उसमें भी छूट मिल सकती है। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के जो सेविंग बैंक की स्कीम है उसको और भी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। साथ ही साथ आपका जो बड़ा इशू है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और 18 माह के एरियर पर, उस पर भी कहीं ना कोई अपडेट देखने को मिल सकता है। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और 18 महीने के जो डीए डीआर का एरियर है उस पर भी ऐलान हो सकते हैं।
इसमें पेंशनभोगियों को आपको पता है कि ना कोई इंक्रीमेंट मिलता है, ना ही उन्हें कोई बोनस का फायदा मिलता है। ऐसे अब उनको 18 महीने ईयर का अगर एरियर का फायदा मिल जाएगा तो उनकी जो कि बहुत समय से उनकी डिमांड रही है पेंशनर्स की, जिस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस और साल में एक बार इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है, तो उस प्रकार से व्यवस्था पेंशन भोगियों के लिए वर्तमान में नहीं लागू हो पाई है। ऐसे में अगर पेंशन भोगियों या पेंशनर्स को 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर्स उनको मिलता है, इसके साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अगर 1000 रुपए से बढ़कर के 3000 रुपए की घोषणा अगर सरकार कर सकती है, बजट में ये सब चीजें लेकर आ सकती है, तो पेंशनर फैमिली पेंशन कर्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा जो है उनकी राहत के लिए खबर होगी। 18 मंथ का एरियर काफी ज्यादा बनेगा पैसे में पेंशनर्स के लिए। साथ जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी कई सारी चीजें और पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से अपडेट्स आए थे कि जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई आउटपुट देखने को आपको जरूर मिल सकता है। इसके अलावा बात करें हम और भी कई सारी चीजों पर इसमें अपडेट्स हो सकता है। जैसे बात करें 8वां वेतन आयोग को लेकर के, तो 8वां वेतन आयोग पर जल्द से जल्द कोई एक कमेटी बन सकती है जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए सिलेक्टेड 8वां वेतन आयोग पर एक जल्द से जल्द डिस्कशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इस पर एक कमेटी जल्द से जल्द बनाई जा सके। हालांकि जब इस पर कमेटी होगी या और डिस्कशन होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। हालांकि यूनियन और पेंशन ने जो यूनियंस और फेडरेशन हैं उन्होंने अब सरकार से लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत करनी भी शुरू कर दी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। हालांकि 2026 से पहले इसका गठन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 10 साल के एक अंतराल में या 10 साल के एक ड्यूरेशन में ही 8वें वेतन आयोग का गठन, या बोल सकते हैं कि नेक्स्ट पे कमीशन का गठन किया जा सकता है। उसके बाद ही इसमें सारी चीजें अपडेट हो पाएंगी। और बात करते हैं कि 8वां वेतन आयोग अगर आता है तो आपकी पेंशन और सैलरी किस हिसाब से बढ़ेगी, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि 7 CPC में यानी कि 7वें वेतन आयोग के गठन के समय सबसे इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं क्रूशियल रोल प्ले किया था, वो था फिटमेंट फैक्टर। और फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर ही आपको आपकी पेंशन और सैलरी का रिवीजन किया गया था, उसको सारी चीजें रिवाइज की गई थी। और वो फिटमेंट फैक्टर था 7वें वेतन आयोग में 7 CPC में 2.57। आपका 6 पे कमीशन में जो भी आपका बेसिक था उसमें 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी बेसिक बनाई गई थी। अब 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं, लेकिन जो मीडिया में खबरें और न्यूज में जो खबरें आ रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर आपका 3.68 गुना तक हो सकता है, जिससे आपकी सैलरी जो है 18,000 रुपए से बेसिक बढ़ करके 26,000 रुपए। साथ ही साथ कर्मचारियों की अलावा ऑन द अदर हैंड जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स की बेसिक पेंशन जो है 9,000 रुपए से बढ़कर के 15,000 रुपए तक हो सकती है। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक नहीं जाएगा, ये फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट तक रह सकता है। अगर 3 तक भी होता है तब भी कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है 21,000 रुपए, साथ ही साथ पेंशनर्स की बेसिक पेंशन जो है 12 से 13,000 रुपए तक हो सकती है। तो अगर उसमें भी बढ़ोतरी होती है और पे कमीशन आता है तो ऐसे में पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत होगी। साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए इसमें सैलरी में काफी ज्यादा हाइक या बोल सकते हैं कि इनहांसमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं वो एक कयास लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग को गठन किया जाए, जिससे उनकी और भी सारे जो बेनिफिट्स हैं, ग्रेच्युटी है या लीव इनकेसमेंट्स हैं या और भी सारी चीजें बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजों में अपडेट्स हो सके। कर्मचारी साथ ही साथ इस पर ये कयास लगा रहे हैं कि उनका HRA, DA, TA और भी कई सारी चीजें ऐड होंगी, जिसके चलते उनके कई सारी चीजों में अपडेट्स हो सकते हैं। हालांकि आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या 3.68 गुना होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए, या इसके अलावा और भी कुछ बता सकते हैं आपकी कि आपकी बेसिक में कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए। इससे पहले जो फिटमेंट फैक्टर था वो यानी कि मल्टीप्लाई था वो 2.57 गुना था, और अब कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। आपको एक जानकारी और बता दूं मैं कि जुलाई 2024 में फिर आपका जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना मिलेगा ये एक्सपेक्टेड हो चुका है। लगभग 3% मिल सकता है। अगर बहुत ज्यादा आंकड़ों में उछाल होती है तो 4% होगा, लेकिन अगर मैं अपना गैसेस बताऊं तो 3 मिनट ही आपका 3% ही आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ेगा। फिर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई 2024 से आपका 53% हो जाएगा, और इसके बाद में जो भी बेनिफिट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। ये वीडियो वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको 8वें वेतन आयोग पर बहुत सारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 8वें वेतन आयोग में क्या आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। सारा एक चार्ट लेकर आया हूं, डिटेल में बात करेंगे पूरा 8वें वेतन आयोग पर। आपके ग्रेड पे, आपके लेवल के हिसाब से क्या क्या आपका बेसिक होगा 8वें वेतन आयोग में, वो भी मैं बताऊंगा। क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ 4th, 5th, 6th और 7th पे कमीशन में कितने % की हाइक हुई आपकी, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा, कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी, कितनी मिनिमम बेसिक पेंशन थी, उस पर भी बात करेंगे। और जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग का जो प्रपोजल है वो गवर्नमेंट कब तक दे सकती है, कब तक लागू हो सकता है,
क्या सारे इसमें अपडेट्स होंगे, यानी एक ही वीडियो में आपके 8वें वेतन आयोग पर यानी कि 8th CPC पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी भी देख पाएंगे अगर 8वां वेतन आयोग जिस हिसाब से लागू हो सकता है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किन पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हुई। थोड़ा एक रफली आइडिया लगेगा इससे कि 8th पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। सामने एक आप चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें 8th जिसमें पे कमीशन लिखा गया है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कितने % हाइक हुआ वो देख सकते हैं, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा वो यहाँ पर है, साथ ही साथ कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी और उसके हिसाब से यहाँ पर किस हिसाब से बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4th पे कमीशन की। 3rd पे कमीशन से 4th पे कमीशन में जब हम आए तो वहां पर 27.6% की टोटल बढ़ोतरी हुई बेसिक में। फिटमेंट फैक्टर वहां पर नहीं था और मिनिमम बेसिक सैलरी उसके बाद हुई 750 रुपए। अब आगे चलते हैं 5th पे कमीशन में। जब 5th पे कमीशन आया तो 31% की यहाँ पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हुई। फिटमेंट फैक्टर यहाँ भी नहीं था और बेसिक सैलरी 750 रुपए से बढ़ करके 2550 रुपए यहाँ पर हुई। अब बात करते हैं 6th पे कमीशन की। इसमें बढ़ोतरी हुई 54% की और यहां से अब फिटमेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि 2250 रुपए में 1.876 का मल्टीप्लाई करने के बाद रफली 7000 रुपए यहां पर आए। यानी फिटमेंट फैक्टर ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है जब आपकी बेसिक सैलरी जो भी होगी और एक फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा, उसके बाद ही यहां पर आपकी टोटल बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन काउंट होगी। सपोज करिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, यानी कि 7th पे कमीशन में 14.29% की बढ़ोतरी हुई और फिटमेंट फैक्टर अभी आपका जो प्रेजेंट में है वो 2.57 है। और बेसिक सैलरी की बात करें तो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए और आपकी बेसिक जो पेंशन है वो 9,000 रुपए। और वो आती कैसे है, आपका जो भी प्रीवियस में 7,000 आपकी पे कमीशन में था और उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई जब किया गया तो आप देख सकते हैं कि रफली एग्जैक्ट 18,000 नहीं आते हैं, रफली 18,000 रुपए आए, 17,500 आए तो उसको 18,000 रुपए बेसिक बनाएगा। अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितने % का हाइक होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी या मिनिमम बेसिक पेंशन हो सकती है। अब हम उसकी बात करेंगे। आपने देखा यहाँ पर 4th से 5th के कमीशन में आप देख सकते हैं 31% का हाइक हुआ। 6th पे कमीशन में 54% का हाइक हुआ। 7th पे कमीशन में 14.29% का हाइक हुआ। वहीं बात करते हैं अगर 6th पे कमीशन की, उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहा। वहीं 7th पे कमीशन की बात करते हैं, उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 है जो करंटली अभी चल रहा है। अब बात करेंगे कि क्या 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। पहले आप भी वीडियो को रनिंग में ही कमेंट कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए या कितने प्रतिशत की हाइक पेंशन और सैलरी में होने चाहिए जिससे आपकी मिनिमम बेसिक पेंशन और मिनिमम बेसिक सैलरी हो। हम पूरा डिटेल में चार्ट देखेंगे 8वें वेतन आयोग में क्या चार्ट होगा, क्या सारी अपडेट्स होंगी, वो चार्ट हम लेकर आए। आप देख सकते हैं ये चार्ट है और हम इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है 2.528 लेकर आए। यानी फिटमेंट फैक्टर हम अगर एक्सपेक्टेड बात करते हैं इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट यही भी हो सकता है। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 अगर हम लेकर चलते हैं तो क्या आपका बेसिक पेंशन होगा, क्या बेसिक सैलरी होगी, ये सारी चीजें हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चार्ट पर, इस टेबल पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल कब तक आ सकता है, क्या इसमें अपडेट्स आएंगे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मीडिया में जो खबरें आई उन पर बात करें थोड़ा सा। 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्स प्रपोजल एक्सपेक्टेड टू बी अनवील्ड इन जुलाई 2024। यानी कि जुलाई 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप देख सकते हैं इसमें Central government has received a comprehensive proposal to establish the 8th Central Pay Commission (CPC), timed with the upcoming budget for 2024, expected to be unveiled in July. The proposal aims to review and revise the basic pay, allowances, pensions and other benefits for central government employees and pensioners. यानी कि जुलाई में जो बजट सेशन है, जो आने वाला बजट सेशन है उसमें इस पर बात हो सकती है।
आगे आप देख सकते हैं अर्जेंट कॉल फॉर द 8th पे कमीशन। मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी JCM फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज द फॉर्मेशन ऑफ 8th CPC। In a detailed letter to the Cabinet Secretary, Mishra highlighted the need for this commission to address the economic challenges faced by the government employees and government pensioners। तो आप देख सकते हैं कि जो NCJCM के सेक्रेटरी है मिस्टर शिवगोपाल मिश्रा, उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और लेटर में 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लाने की, जल्द से जल्द फॉर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि इकोनॉमिक जो भी चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और गवर्नमेंट पेंशनर्स को। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की और क्या टाइमिंग हो सकती है 8वें वेतन आयोग की, उस पर भी एक बड़ी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। Traditionally, the central government commission is formed every 10 years to evaluate and recommend changes to the pay structures, allowances and benefits of central government employees, incorporating necessary adjustment for inflation। यानी कि 8वें वेतन आयोग या कोई पे कमीशन होता है वो उसका एवोल्यूशन और रिकमेंडेशन किए जाते हैं, उसके वेतन भत्ते और जो भी बेनिफिट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के, वो इन्फ्लेशन के चलते ऐसा सब किया जाता है। द 7th पे कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर on February 28, 2024 implemented its recommendation starting from 1/2016। आपको पता ही कि 7वें वेतन आयोग को गठन 28 फरवरी 2024 को किया गया था, जो कि 2014 को किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब बात करते हैं CPC कब से स्टार्ट हो सकता है। द 8th CPC is proposed to commence from 1 जनवरी 2026, यानी कि एक जो आपका 8वां वेतन आयोग है एक्सपेक्टेड है कि 1 जनवरी 2026 से इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। However, the government has yet to announce the formal establishment, leaving over 1 crore central government employees and pensions awaiting updates। आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 करोड़ एम्प्लॉइज और पेंशनर्स है वो 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और देखना होगा कि कब तक इसमें क्या क्या चीजें अपडेट होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जुलाई तक इसमें कोई ना कोई अपडेट निकल कर आएगा और उसके बेसिस पर हम फिटमेंट फैक्टर के बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोई भी बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। प्रोजेक्टेड है 8th पे कमीशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 8th CPC फॉर लेवल 1 to लेवल 5 फिटमेंट फैक्टर की बात करें यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस बताया कि फिटमेंट फैक्टर ही सबसे बड़ा रोल, क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी पेंशन, आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो आप देख सकते हैं हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की यहाँ पर टेबल लेकर आए हैं, जिसमें 6 पे कमीशन, 8वें पे कमीशन में कितनी बेसिक आपकी होने जा रही है वो हम इस टेबल में बताने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। अगर आपका बेसिक इस टाइम पे 18,000 रुपए है तो आपका 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर 41,000 रुपए हो सकता है। वही बात करें इसमें आपका लेवल 1 में अगर आपकी बेसिक 18,500 रुपए है तो 42,000 रुपए आपका बेसिक हो सकता है। वही हम बात करें लेवल 1 में आपका अगर बेसिक 19,100 रुपए है तो 43,400 रुपए यहाँ पर हो सकता है। ऐसे ही इसमें बढ़ोतरी होती है, 19,700 है तो 44,700 हो जाएगा, 20,300 है तो 4600 हो जाएगा, 20,900 है तो 47,400 हो जाएगा, 21,500 है तो 48,800 हो जाएगा, 2200 है 50,200 हो जाएगा, 22 और 800 है तो 51,800 हो जाएगा। ऐसे ही करके इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, वहां से आप ये टेबल सीधा सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं आपकी जो भी बेसिक होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर टेबल देख लीजिएगा और आप अपना जो भी आपका बेसिक है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। काफी बड़ी टेबल है, आप इसमें 40 कॉलम्स बनाए गए हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 की। अगर लेवल 2 में आप अगर आते हैं और आपका अगर बेसिक जो है वो 19,900 है तो 8 पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर आपका जो सैलरी बेसिक होगा वो 45,400 रुपए होगा। वहीं अगर हम बात करें आपका लेवल 2 में 20,500 अगर आपका बेसिक है तो 8 पे कमीशन में 46,700 रुपए हो सकता है। वहीं बात करें हम 21,100 रुपए अगर आपका बेसिक है तो 48,100 रुपए हो जाएगा, और अगर 21,700 रुपए आपका अगर बेसिक है तो 49,500 रुपए आपके बेसिक होने की पॉसिबिलिटीज हैं। वहीं आप अगर टेबल को इसको देखें तो सारे बढ़ते हुए क्रम में आपकी 8th पे कमीशन में कितना टेबल होगा, कितना आपका फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर होगा वो आपका हो सकता है। वहीं हम लेवल 3 की बात करें, अगर आपका लेवल 3 में जो ग्रेड पे है वो 2,000 रुपए है। आप देख सकते हैं लेवल 3 में बेसिक अगर आपका 21,700 रुपए है तो आप 49,500 रुपए यहाँ पर आपका बेसिक हो सकता है। यही बात करें अगर हम आपका बेसिक 22,400 रुपए है
तो 51,100 रुपए तक इसमें पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। वहीं बात करें अगर हम फिर से 23,100 रुपए इसका बेसिक है तो 52,700 रुपए बेसिक हो सकता है। लेवल 3 में फिर से अगर हम आपका बेसिक बात करें 23,800 तो 54,300 यहाँ पर हो सकता है। फिर से अगर हम बात करें 24,500 तो 55,900 आपका यहाँ पर बेसिक दिखाई दे रहा है। बात करें फिर से लेवल 4 जो कि ग्रेड पे होता है 2400, इसमें अगर हम बात करें तो 7 CPC में बेसिक स्टार्ट होता है 25,500 से, तो 8वें वेतन आयोग में 2800 ग्रेड पे होने के बाद 2800 फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने के बाद आपका बेसिक 58,100 रुपये हो सकता है। वहीं 26,300 की बात करें, अगर आपका बेसिक 26,300 होता है तो 60,000 रुपये आपका बेसिक हो सकता है। अगर हम बेसिक की बात करें 27,100 अगर आपका बेसिक होता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस के बाद 61,800 रुपये यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर फोर्थ की बात करें, अगर आपका बेसिक 27,900 रुपये है तो इसमें 63,600 रुपये, और अगर आपका बेसिक 28,700 रुपये है तो 65,400 रुपये आपकी बेसिक होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। अगर हम लेवल 5 की बात करें जिसका ग्रेड पे 2800 होता है, अगर 7 CPC में स्टार्टिंग लेवल 5 में 7 CPC है 29,200 होने के बाद 66,600 रुपये यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर 30,100 है आपका बेसिक तो 68,600 रुपये हो सकता है, और 31,100 रुपये है तो 70,700 रुपये हो सकते हैं। 31,900 रुपये अगर आपके बेसिक है तो 72,700 रुपये हो सकता है। 32,900 बेसिक है तो आपका 75,000 टोटल बेसिक हो सकता है। और वहीं बात करें 33,900 अगर आपका बेसिक है तो 77,300 रुपये आपका बेसिक होने की यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। ये बहुत अच्छी टेबल है। फिटमेंट फैक्टर ये 2.28 के बेसिस पर है, और अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो आपकी बेसिक पे भी बदल सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगर 2 तक या 2.57 तक भी अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो पेंशन काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में देखना होगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर रहता है। आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितना प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, और क्या फिटमेंट फैक्टर पर आपको कितनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी आपको चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस टेबल को तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वहां से सीधा आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पेंशनर्स, कर्मचारियों एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं 4 बड़े अपडेट लेकर आया हूं, जैसा कि सामने आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। पहला बड़ा अपडेट है, पेंशनर्स को जुलाई मंथ में बड़ा एरियर्स मिलने वाला है। किन किन पेंशनर्स को मिलेगा, क्या है उसका प्रोसीजर है वो भी हम बताएंगे। साथ ही साथ जुलाई मंथ के DO DR पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अभी तक नहीं आया है। मई मंथ का, जून मंथ का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या 53% DO DR होने के बाद DO DR मर्ज होगा 50% होने के बाद। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है 18 मंथ्स के DO DR पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। साथ ही साथ एक फोर्थ बड़ी अपडेट होगी, वो CGHS कार्ड होल्डर्स हैं या CGHS के जो बेनिफिशियरीज हैं उसे लेकर के भी एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं। चारों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूरी वीडियोस को इसलिए लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन आपके लिए इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स, बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलेगा जिसका डायरेक्टली असर आपकी पेंशन, सैलरी और पेंशन फैमिली पर पड़ेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स देखते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पेंशनर्स को, इवन कर्मचारी को किसी उसके बेनिफिट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या कोई अगर समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पेंशनर्स का एरियर्स जुलाई मंथ में मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अब एंट्री पे लेवल का एरियर्स मिल चुका है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार इसका जिक्र भी किया था, कई बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स है वो पेंशनर्स को अब धीरे धीरे मिलने लगा है। साथ ही साथ कई सारे पेंशनर्स को 50,000, 60,000, 1 लाख तक का एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स है वो उनके खातों में अब पहुंचने लगा है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में
मैंने बताया था कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स कैसे लेना है, किस सर्कुलर का यूज करना है, साथ ही साथ क्या क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, जिसके बाद आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स मिल जाएगा। उसके बाद पेंशनर से वैसा ही किया और उनको काफी हद तक अब एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स था वो मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि डिटेल में हम आपको बताएं या आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे और आपको बता देंगे कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स आपको कैसे लेना है और क्या क्या चीजें उसमें अपडेट्स होंगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। इसमें 53% अब डीए होने के पूरे पूंछे चांसेस हैं, लेकिन अभी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा फिर से रुक गया है। जैसे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ्स में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा नहीं पब्लिश किया गया था। उसके बाद अब मीडिया में और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी थी कि गवर्नमेंट डीए और डीआर को मर्ज कर सकती है 50% के बाद में। अब फिर से, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट वापस लिया गया, उसके बाद में कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो डीए और डीआर होता है उसको फिर से अपडेट कर दिया गया और उसमें बाद फिर से अब डीएडीआर आने लगा, उसके डेटा पब्लिश कर दिया गया। लेकिन अब फिर से जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो रोक दिया गया है। तो अब फिर से ऐसी बातें होने लगी हैं कि क्या सरकार इसको मर्ज करने वाली है। साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जो डीए और डीआर होगा उसमें क्या अपडेट होगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अभी कुछ दिन में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कर्मचारियों का जो डेटा होगा उसमें डेटा के बेसिस पे ही आपका जुलाई मंथ का और आपका डीए और डीआर उसमें तय किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 53% है, फिर भी अगर इसमें डेटा में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये 54% तक जा सकता है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 18 मंथ्स के डीए और डीआर पर क्या बड़ा अपडेट आया है। बेसिकली 18 मंथ्स के डीए और डीआर पर एक बड़ा अपडेट ये आया है कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से एक इंपॉर्टेंट लेटर जारी किया गया है, देख सकते हैं आप, फाइनेंस मिनिस्टर को, जिसमें कोविड के टाइम का जो डीएनएस अलाउंसेस का जो एरियर्स था वो रोका गया था, उसको देने की बात फिर से की जा रही है, जिसमें रिक्वेस्ट की गई है। आप सब्जेक्ट में भी देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑन डीएनएस अलाउंसेस एरियर्स फॉर कोविड पीरियड। आप देख सकते हैं जिसमें ये लोकसभा सेशन में भी कई बार इसमें कम्युनिकेटेड किया गया। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की यूनियंस ने भी 18 मंथ्स के डीए और डीआर को जो रोका गया था कोविड के टाइम पे उसको देने की बात कही है। उसमें ये लेटर में ये भी बोला है कि जो हमारा देश है, नेशन है, ग्रेजुअली रिकवर कर रहा है हमारे पैंडेमिक से। इसके बाद में अब हमारी इकोनॉमी काफी हद तक स्ट्रांग हो चुकी है, जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कोविड के टाइम में, कर्मचारियों ने कोविड टाइम में बहुत अच्छा काम किया था और उसके बाद उन सबका जो है अब जो डीए और डीआर है उसको उनका जो भी कंट्रीब्यूट था उसको डीए डीआर के रूप में उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा यूनियन और पेंशनर्स की एसोसिएशन भी सरकार से एक बार बोल चुकी हैं, कई बार बोल चुकी हैं कि सरकार जो है नेगोशिएशंस या सेटलमेंट की सिचुएशन में आना चाहिए, जिससे अगर एक बार गवर्नमेंट डीए और डीआर नहीं दे सकती एक बार में तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में वो उनको प्रोवाइड करा सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, जो कि आ रही है सीजीएचएस के कार्ड्स को लेकर के। ये सीजीएचएस के जो यूज करते हैं बेनिफिशियरीज उनको लेकर के, आप देख सकते हैं सामने सीजीएचएस के न्यू रूल्स आ गए हैं, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ऑनलाइन करना होगा सीजीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई। सरकार ने इसमें नियम बदल दिए हैं। क्या नियम बदले गए वो भी आप देख सकते हैं। सीजीएचएस में अप्लाई करने के नियम बदल गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीजीएचएस के कार्ड के लिए ऑनलाइन अब अप्लाई करना होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनर्स को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि सीजीएचएस कार्ड जारी करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या वो दिशा निर्देश हैं वो भी आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। हम दिशा निर्देश जारी यानी कि जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई हैं और उसी गाइडलाइंस के बेसिस पर ही सारी चीजें अब आगे होंगी, जिनमें से कई सारी गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि उस जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है उसमें केंद्र सरकार ने उन्हें बोला है कि सर्विस में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए सीजीएचएस कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। केंद्र सरकार का कर्मचारी अस्थायी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिसे आप www.cghs.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या वहां से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। उसे वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करना होगा। एक बार यह हो जाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लेटर का प्रिंट आउट लेना होगा और हार्ड कॉपी से संबंधित अपने विभाग में जमा करनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए एक एप्लीकेशन लेटर के साथ जमा करने होंगे और जैसे ये एप्लीकेशन लेटर आपके साथ जमा हो जाएगा उसके बाद उसमें सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। अपडेट के बाद वहां पर बहुत सारी चीजों में फिर से चेंजेस किए जाएंगे जो भी आपका उसमें होगा और चेंजेस करने के बाद इसमें सारी चीजें फिर से उसमें कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको एक नया
CGHS कार्ड अप्लाई हो जाएगा और आपको अब किसी भी अपने ऑफिस में डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़ी अपडेट बताई, जिनमें 18 मंथ्स के डीआर का एरियर आपको मिलना चाहिए। हालांकि बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जब 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर के लिए मना कर चुकी है तो फिर आप बार बार इसको क्यों बोलते हैं। बेसिकली बता दूं, 18 मंथ्स के डीए और डीआर आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे पेंशनर्स भी इसके रिगार्डिंग लगातार पूछते रहते हैं कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर के बारे में क्या चीजें चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बताया है। आगे आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी चीजें और भी अपडेट होंगी 18 मंथ्स के डीए डीआर पर, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से 18 मंथ्स के डीए डीआर पर कितना आपको पैसे बनते हैं, या फिर आपको उनको 18 मंथ्स का डीए और डीआर आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए कई सारे अपडेट्स लेकर आए, चाहे वो उनकी पेंशन में 5% बढ़ोतरी को लेकर के हो, 18 मंथ्स के डीए डीआर पर हो, साथ ही साथ नए पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग के गठन से रिलेटेड हो, और भी कई ऐसे 14 पूरे इश्यूज होने वाले हैं इसमें, जिसमें हम बात करेंगे। सामने आप एक लेटर भी देख रहे होंगे जो कि लिखा गया है श्री जितेंद्र सिंह जी को, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एक लेटर लिखा गया है। इसके अलावा और भी कई सारे लेटर्स लिखे गए हैं जिनमें पेंशन और फैमिली पेंशन से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स होंगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन बहुत सारी चीजें अपडेट्स दूंगा मैं। बने रहिए आप हमारे चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड कई सारी चीजें हम उनको बताते हैं। साथ ही साथ उनके जो कमेंट्स होते हैं वो कमेंट्स लेते हैं, और उनके जो भी सॉल्यूशन करने होते हैं वो हम आपको नेक्स्ट उसमें वीडियोस में लेकर आते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप सामने देख सकते हैं कि 18 जून 2024 को ये इंपॉर्टेंट लेटर लिखा गया है श्री जितेंद्र सिंह जी को, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई सारी चीजें एक बात की गई हैं, जिनमें से आप देखेंगे मैं इंपॉर्टेंट 14 इसमें लेटर्स में बात की गई है। मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आप ये डाउनलोड भी कर पाएंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इसको। कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, उसके बाद इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि 65 लाख पेंशनर्स और बाकी जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम होती रही हैं, लेकिन उसके बाद भी पेंशनर्स और कर्मचारियों की जो डिमांड्स रही हैं वो हमेशा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेलफेयर से रिलेटेड रही हैं। ऐसे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स की जो यूनियंस और फेडरेशन हैं उसके रिगार्डिंग कई सारी चीजें इसमें रही हैं, जिनमें हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जिसमें आप पॉइंट नंबर 2 देख पा रहे हैं कि 12 लाख से ज्यादा सिविलियन जो वैकेंट पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पोस्टल हो, इनकम टैक्स हो, सीएजी हो, इसमें बहुत ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज चल रही है मैन पावर की। उसके बाद पेंशनर्स और कर्मचारियों की यूनियन सरकार से बोल रहे हैं कि आउटसोर्स करने की जगह पर परमानेंट पेरेंटियल जॉब, कंटिन्यू जॉब दी जाए, जिसके चलते वहां पर बहुत सारी चीजें वैकेंसी फिल हो पाए और बहुत सारी चीजें लोगों को वहां पर जागरूक लोगों को जॉब्स मिल पाए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसको फिर से विड्रॉ किया जाए। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो गारंटीड पेंशन स्कीम थी उसको रिस्टोर किया जाए, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को स्टोर किया जाए। आप देख सकते हैं इसके अलावा और भी कई सारे इसमें इश्यूज हैं। पॉइंट नंबर 5 देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट नंबर 5 में देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग को नेक्स्ट वेज रिवीजन के लिए या नेक्स्ट पे कमीशन के लिए 1 जनवरी 2026 से इसको रिवाइज किया जाए। ये कर्मचारियों और पेंशनर्स की बहुत बड़ी डिमांड है कि 8वें वेतन आयोग को गठन जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि इसमें पहले भी कुछ अपडेट्स आए थे कि सरकार जल्द से जल्द इस पर लेकर के कोई ना कोई एक कमेटी बना सकती है और उसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन उसमें हो सकता है। अब 6 नंबर का जो पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं
to release the 18 months DA arrears frozen during the COVID-19 pandemic to the central government employees and pensioners। आप सभी को पता है कि 18 मंथ्स के DA और DR का एरियर्स उस टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि आप 18 मंथ्स के DA और DR के एरियर्स के बारे में क्यों बात करते हैं जबकि गवर्नमेंट उसको देने के लिए मना कर चुकी है। तो आपको बता दूं 18 मंथ्स के DA और DR आपका उसमें हक है और आपको मिलना ही चाहिए। तो बहुत सारे पेंशनर्स भी चाहते हैं कि उनको मिले, इसलिए बाकी यूनियंस और फेडरेशंस भी हैं वो भी लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बात करती रहती हैं, डिमांड्स और रिक्वेस्ट करती रहती हैं सरकार से। आगे आने वाले समय में इसमें बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी होगी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 8 देख सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। टू ग्रांट 100% कंपैशनेट अपॉइंटमेंट टू द वार्ड्स डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय बाय रिमूविंग द 5% सीलिंग लिमिट। आप सभी को पता है कि कंपनसेट जो अपॉइंटमेंट है वो 5% की सीमित लिमिट है, लेकिन यूनियंस और फेडरेशन सरकार से बोल रहे हैं कि उनको 100% कंपनसेट अपॉइंटमेंट देना चाहिए, जो भी उनके जो भी डिसीज्ड एम्प्लॉइज के डिपेंडेंट्स हैं, और उनको 5% सीलिंग से हटा करके 100% सीलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी कम्यूटेड पेंशन से रिलेटेड है। रिस्टोरेशन ऑफ द commuted portion of the pension to the pensioners after 12 years instead of the present 15 years। आप सभी को पता है कि आपकी जो पेंशन का कम्यूटेशन है वो 15 साल में होता है, लेकिन अब रिस्टोर 12 साल में से पहले उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए सरकार की कर्मचारियों और पेंशनर्स की। और यूनियंस कई बार इसके रिगार्डिंग भी पहले भी लेटर लिख चुकी है कि जो कम्यूटेशन पेंशन है उसको 15 साल की जगह कम करके 12 साल या 11 साल या फिर 10 साल तक कर देना चाहिए, क्योंकि 15 साल एक लंबा गैप हो जाता है, जिसके चलते पेंशनर्स अपनी कम्यूटेड पेंशन को नहीं ले पाते हैं और उसके बाद में उनको कई सारी चीजें पैसे होने के बाद भी सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसके बाद में उनको जो कम्यूटेड पेंशन है वो दी जानी चाहिए 12 साल में। सबसे इंपॉर्टेंट एक है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। उन रिकमेंडेशंस में 5% हर साल 5% के ब्लॉक में पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद उनको दी जाना चाहिए। साथ ही साथ और भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के कई सारे और भी जो रिकमेंडेशंस थे उसमें CGHS भी शामिल था, हॉस्पिटल्स भी शामिल थे, और इसके अलावा 5% जो है उनको पेंशन में बढ़ोतरी का भी दिया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 11 आप देख सकते हैं 11 नंबर पर, implementation of the recommendation of parliamentary standing committee to enhance the pension of the pensioners by 5% once in 5 years from the date of retirement। यानी आप देख सकते हैं कि जो भी पेंशनर्स हैं रिटायरमेंट के बाद में उनकी बेसिक पेंशन में हर 5 साल के ब्लॉक में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जैसे 60 से 65 साल के बीच में 5% की, यानी 65 साल की अगर एज पूरी कर लेता है कोई पेंशनर तो 5% की बेसिक पेंशन में उसकी बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। 65 से 70 के बीच में 70 साल का जैसे ही पेंशन होगा तो 5% की फिर से बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इसके रिकमेंडेशन भी किए थे बहुत सारी चीजों पे, अभी उनका इम्प्लीमेंटेशन होना इसमें अभी बाकी रह गया है। पॉइंट नंबर 13 देख सकते हैं, टू एस्टेब्लिश CGHS wellness center in the district as recommended by the Parliamentary Standing Committee of the Ministry of Health, and also to strengthen the CGHS by impelling more multi-specialty hospital and also revising the rates regularly। यानी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर थे उसने सजेशंस दिए थे कि जितने भी CGHS के वेलनेस सेंटर हैं उसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को और ज्यादा इम्पैनल्ड किया जाए। साथ ही साथ जो रिवीजन जो रेट्स हैं उसके उनको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज किया जाए, जिससे CGHS के जो रेट्स अभी काफी कम है इस टाइम पे और पेंशनर्स को ऐसा लगता है, लेकिन और भी चीजें हैं उसमें, अगर उनको उनकी रिवाइजिंग टाइम टू टाइम होती रहे जिससे कि उनको और भी कई सारी चीजों का फायदा मिल सके। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ द रेलवे एम्प्लॉइज रेलवे कंसेशन गिवन टू द सीनियर सिटीजन विच वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि जो सीनियर सिटीजन हैं या पेंशनर्स कह लो, उनके लिए जो रेलवे के कंसेशंस थे वो कोविड के टाइम पे सस्पेंड कर दिए गए थे। साथ ही साथ उनको बोला जा रहा है कि ये सब चीजों को फिर से रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए कर्मचारियों के लिए इसमें कई और भी सारी चीजें हैं जिनको मैं रीड अभी नहीं किया है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैंने मोस्टली जो पेंशन से रिलेटेड चीजें थी वही इसमें डिटेल बात की है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन सी डिमांड्स, कौन कौन सी रिक्वेस्ट सरकार पूरी कर सकती है और सबसे पहले कौन कौन सी रिक्वेस्ट सरकार को पूरी करना चाहिए? आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट कर देना, यस लिख देना, उसके बाद ये पूरा डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ मुझे जो लगता है कि सबसे पहले पेंशन की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।
साथ ही साथ 18 मंथ्स का डी और डी आर के एरियर्स भी मिलना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे होती रहेंगी, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट सरकार से जरूर पूरी करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर सामने आप देख पा रहे हैं, जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के E5 सेक्शन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के रिगार्डिंग सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के कई सारे इश्यूज जो थे वो सॉल्व किए गए। साथ ही साथ उस बैठक में और भी कई सारी चीजें हुई, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप के अंडर में बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई और बहुत सारी चीजों में डिस्कशन होगा। क्या क्या डिस्कशन होगा ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ उस बैठक में कौन कौन प्रेजेंट होने वाला है ये भी हम जानने वाला है। ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर आप सभी के लिए सामने आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर है। पूरे वीडियो को हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी डिमांड्स है उसके रिगार्डिंग में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करना, यानी कि घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, तब आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको एक जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे दें, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के पेंशनर्स के जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं उससे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन, अब सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आपको समझाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको अगर कोई आपकी पेंशनरी बेनिफिट्स में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे और आपको सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं नोटिफिकेशन पर। जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें एक अर्जेंट मीटिंग के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के E5 ब्रांच की तरफ से, जो कि लेटर लिखा गया है मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा को, जो कि सेक्रेटरी है स्टाफ साइट नेशनल काउंसिल या JCM के, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के। और उसमें कई सारी चीजों पर जो है डिस्कशन के चलते नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कमेटी एक बनाई गई है, जिसके पेंशन सिस्टम और डिस्कशन से रिलेटेड स्टाफ साइड में कई सारी चीजें की गई हैं, जिसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो इसकी चेयरमैनशिप करने वाले हैं। साथ ही साथ 15 जुलाई 2024 को मंडे को रूम नंबर 169D में ये मीटिंग होने वाली है। और इसके अलावा और भी कई सारे इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टाफ साइड के, नेशनल काउंसिल के, वो भी इसमें भाग लेंगे। साथ ही साथ कई चीजों पर इसमें डिस्कशन हो सकता है। और डिस्कशन की बात करें तो किन किन चीजों पर डिस्कशन हो सकता है उसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक रफली आइडिया लगा सकते हैं कि किन किन चीजों पर वहां पर डिस्कस हो सकता है। तो जो कि सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक का रहा है वो रहा है 18 मंथ्स के डी और डीआर के एरियर्स पर, जो बहुत सारी अभी मीडिया में भी खबरें आ रही हैं, साथ ही साथ न्यूज में भी, टीवी चैनल्स पर भी ऐसे खबरें आ रही हैं कि 18 मंथ्स का डी और डीआर का एरियर सरकार अब आपको बजट में अलॉट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये टीवी में भी आने लगा है, लेकिन 18 मंथ्स के डी और डीआर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो है पहले ही पिक्चर सारी क्लियर कर चुकी है कि 18 मंथ्स का डी और डीआर का एरियर्स आपको नहीं दिया जा सकता है। कोविड के टाइम में इसमें जो 3 बड़ी इंस्टॉलमेंट्स थी वो उसको फ्रीज किया गया था, लेकिन आपको बढ़ते हुए रेट पर आपको जो है डीए प्रोवाइड करा दिया गया था, लेकिन 18 मंथ्स का जो डीए डीआर का एरियर्स था वो आपको नहीं दिया गया था। तो उसके बाद में जो 18 मंथ्स के डीए और डीआर का जो एरियर्स है, यूनियंस, फेडरेशन और एसोसिएशन जो है वो सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सरकार से बोला था कि गवर्नमेंट को जो नेगोशिएशंस या सेटलमेंट की सिचुएशन में आना चाहिए, जिससे पेंशनर्स की या कर्मचारियों की जो 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो उनको अगर गवर्नमेंट एक बार में पे नहीं कर सकती है तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकती है, और उसके बाद में ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन 18 मंथ्स डीए और डीआर का जो इशू है फिर से तेज पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, किस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, इसके जब मिनट्स आ जाएंगे उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी, साथ ही साथ किन चीजों पर सहमति और एग्री और डिसएग्री चीजें हो पाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो है इस मीटिंग में डिस्कस हो सकती है एडिशनल पेंशन। एडिशनल पेंशन पर भी कई सारी चीजें पर अभी तक चल रही हैं, जिसमें
5 साल के ब्लॉक में 5-5% की बात की जा रही थी। साथ ही साथ ये भी बोला गया था यूनियंस की तरफ से कि 1-1% की हर साल 1% की एटलीस्ट बढ़ोतरी की जाए। जैसे कि सर्विंग एम्प्लॉइज की बेसिक में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी बेसिक पेंशन में 1% की वृद्धि की जाए। हालांकि एडिशनल पेंशन का जो मोस्टली जो चांसेस हैं उसमें 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे कि 60 से 65 साल के ईयर में 5% की, 65 से 70 फिर से जो है 5% की, 70 से 75 में फिर से 5% की, और 80 ईयर्स की सर्विस पूरी, 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद आपको पता ही है कि 20% बेसिक में वृद्धि हो जाती है। तो ये भी ये चीजें डिस्कस हो सकती है। साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा हो सकता है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पता है कि 7th पे कमीशन का गठन जो है नजदीक है, 2026 में होने वाला है, लेकिन उसके पहले एक बड़ी कमेटी बनाई जा सकती है जो 8वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को देगी, और वहां से जो रिकमेंडेशंस पास होंगे वो 8वें वेतन आयोग में लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा इशू होगा इसमें फिटमेंट फैक्टर का। आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि 7 सीपीसी में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 बेसिस पर लिया गया था, और 6 पे कमीशन से उसको 2.57 बेसिस पर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 7 पे कमीशन बना था। तो 8वें वेतन आयोग में सबसे इंपॉर्टेंट होगा फिटमेंट फैक्टर, कि फिटमेंट फैक्टर क्या लिया जाए। वैसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिटमेंट फैक्टर 3 लिया जा सकता है। अगर 3 फिटमेंट फैक्टर होता है तो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़ करके 22 से 23,000 रुपए, साथ ही साथ बेसिक जो पेंशन है वो 9,000 रुपए से बढ़ करके 13 से 14,000 रुपए तक सिर्फ बेसिक पहुंच सकती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग पर अभी बात करना थोड़ा सा चीजें क्लियर हो पाएंगी जब इस साल के एंडिंग में हम जाएंगे, जब कमेटी गठित होगी, या कमेटी जो भी रिकमेंडेशंस देगी गवर्नमेंट को, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और उसी के बाद में सारी चीजें क्लियर होने के बाद 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकेगा। हालांकि 8वें वेतन आयोग का गठन अब जो है जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। पेंशनर्स भी अब बोल रहे हैं, साथ ही साथ यूनियंस और फेडरेशन भी 8वें वेतन आयोग को लेकर के अब बहुत ज्यादा चीजें अवेयर हो गई हैं, और 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर के चर्चाएं अब बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। अब बात करते हैं एफएमए को लेकर के, जो कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस होता है। आप सभी को मैं प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं कि ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहते हैं, यानी कि जहां पर सीजीएचएस के हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज या वेलनेस सेंटर नहीं होते हैं, उनको वहां पर ओपीडी मेडिसिन के खर्च के रूप में 1,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों एक स्कोआ की मीटिंग हुई थी जिसमें पेंशनर्स के लिए बोला गया था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 1,000 रुपए से बढ़ा करके 3,000 रुपए किया जाना चाहिए, क्योंकि 18,000 रुपए, क्योंकि जो इस टाइम पे जो बेसिक पे है उसके हिसाब से 1,000 रुपए काफी कम है, और जो ओपीडी मेडिसिन के हैं उनके खर्चे के रूप में 1,000 रुपए दिए जाते हैं, वो मेडिसिन के रूप में काफी कम होते हैं, और उसको बढ़ा करके 3,000 रुपए किया जाना चाहिए। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से इस पर रिगार्डिंग पर उनका एक बड़ा सा रिप्लाई भी आया था, जिसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया था कि हम अभी पूरे मैटर को देख रहे हैं, मैटर पूरा अंडर कंसिडरेशन है, जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई अपडेट जरूर निकल कर आ जाएगी, और उसमें पॉजिटिव आने की चांसेस है। मुझे लगता है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई खुशखबरी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात, आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से 18 मंथ्स का डीए डीआर का एरियर्स आपको मिलना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो एडिशनल पेंशन है उसमें 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, या फिर नहीं होनी चाहिए, या आपके हिसाब से कोई और इसका अल्टरनेट निकाला जाना चाहिए। साथ ही साथ जो 8वें वेतन आयोग है यानी कि 8 सीपीसी है, उससे रिलेटेड कई सारी चीजें आगे क्लियर होंगी। आप भी अगर आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां से आपके सुझाव ले लिए जाएंगे। साथ ही साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी जो चीजें हो रही हैं उस पर आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इसको सभी ग्रुप्स में आपके शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं इसमें 3 बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, बजट पर मैं बात करने वाला हूं कि बजट सेशन 2024 में पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए क्या क्या मिलने वाला है। क्या 18 मंथ्स के डीए और डीए एरियर्स का पैसा एक मुश्त मिलने वाला है, क्या एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा और भी एक मैं सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूं, पेंशनर्स को खाते में 3 लाख रुपए तक आ सकते हैं। कैसे आएंगे पूरा डिटेल में जानेंगे, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए
घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के रिलेटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और सर्कुलर देखते हैं। अगर आपको भी कोई अपने पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट, या आपके पेंशन टाइम पर नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कमेंट को लेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं जो भी मेन मुद्दा उस पर। तो जी हाँ दोस्तों, बजट 2024 की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है वो 2024-25 का बजट 23 जुलाई को पेश करेंगे, यानी 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 22 जो आपका उसमें जो सेशन है, बजट सेशन है, और 22 अगस्त से लेकर के आप देख सकते हैं कि 12 अगस्त तक ये सेशन चलेगा। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें इसमें होंगी और 2024-25 का आम बजट पेश किया जाएगा। तो पहले तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आम जनता के लिए जो चीजें होंगी वो रखी जाएंगी। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी कई चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं। हालांकि कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो यूनियंस और फेडरेशन है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को और भी कई जगह पर, एनसीजेसीएम ने भी कई जगह पर एक लेटर लिखा है और जिसमें बजट सेशन में उसको बात करने की कोशिश की है कि इन सब चीजों को भी बजट सेशन में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे पहला बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर के। आप सभी को पता है, प्रीवियस वीडियोस में भी मैं कई बार बता चुका हूं कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स जो है उसका एरियर्स आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर के एरियर्स गवर्नमेंट मना कर चुकी है, अब वो नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। लेकिन 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स आपका जो है, आपका पैसा है और आपको मिलना ही चाहिए। इसलिए यूनियंस और फेडरेशन भी इसके लिए चाहती है कि बजट में इसके लिए अलग से एक राशि फिक्स होनी चाहिए। जो भी बजट हो इस 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स का, वो आपको मिलना चाहिए। बात करते हैं दूसरी बड़ी रिक्वेस्ट की, जो कि आ रही है एडिशनल पेंशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अगर बजट सेशन में एडिशनल पेंशन का जो पैसा है वो एक मुश्त अगर वहां पर बजट में अलॉट हो जाता है तो उसकी अप्रूवल मिल जाती है, तो आपको एडिशनल पेंशन 5, 10 और 15% मिल जाएगी। 5, 10 और 15% एडिशनल पेंशन का मतलब है कि आपकी 60 से 65 साल के बीच में आपको 5%, 65 से 70 साल के बीच में आपको फिर से 5% यानी 10%, 70 से 75 साल के बीच में फिर से 5%, और 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद आपको पता ही है कि आपको 20% आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दूं उसमें, आप 100 ईयर्स की एज पूरी कर लेते हैं तो आपको जो आपकी बेसिक पेंशन होती है उसकी डबल यानी कि पूरी पेंशन आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है। हालांकि खैर ये बात को हम छोड़ते हैं, अभी बात करते हैं बजट सेशन की। तो बजट सेशन में ये 2 बड़े मुद्दे रहेंगे कर्मचारियों और पेंशनर्स के, जिसमें 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स होगा। साथ ही साथ एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी है, जितनी 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी है उसके लिए क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूनियंस और फेडरेशन ने सरकार को लेटर भी लिखा है और इसमें बोला है कि बजट सेशन में इनको शामिल किया जाए और बजट में इनकी राशि को वहां पर बजट अलॉटेड किया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि बजट में इनकी राशि अलॉटेड हो और ये आपको 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स हो, तो जो और एडिशनल पेंशन जो आपकी है 5, 10 और 15% वो आपको मिले, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, सबके पास ये वीडियो पहुंचाइए, और जिससे आपको आपका 18 मंथ्स के डीए, डीआर एरियर्स और एडिशनल पेंशन में वृद्धि हो सके, क्योंकि ये दोनों ही आपको मिलने चाहिए। और बाकी पेंशनर्स भी बहुत सारी चीजें इसमें बोलते हैं, उसमें भी उन सब चीजें ऐड होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे पेंशनर्स की जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी पेंशन से 5 साल बाद 3,53,000 रुपए ली, और बाद में उन्होंने क्या क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए या कहां उन्होंने कंप्लेंट्स की, इसमें हम उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे। ऑफिशियल है ये, गवर्नमेंट की तरफ से ही जो है इसमें सारी चीजें अपडेट की गई हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ पर एक पेंशनर्स थे, उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को जो डिसेबल थे, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए उन्होंने वहां पर इंक्लूड किया उस टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पे। लेकिन उनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन डालने के बाद भी उनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन थी वो 2022 नवंबर तक भी स्टार्ट नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने जो डिसेबिलिटी का एरियर्स था वो उसकी पेंशन के लिए जनवरी 2020 में से लेकर के अक्टूबर 2022 के बीच में, उसके बाद ये सारी चीजें होती रही और जो प्रोसेस थी वो टाइम लेती रही। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से इसी के मीन टाइम में एक CPENGRAMS पोर्टल के बारे में उनको पता चला और वहां पर उन्होंने कंप्लेंट फील्ड की 22 सितंबर 2023 को, जिसका नंबर आप सामने भी देख सकते हैं। इसके बाद वो जो केस था, जो कंप्लेंट फील्ड की गई थी, उसको आगे कंसर्न ऑफिस को यानी कि PCDA को फॉरवर्ड वहां से कर दी गई। इसके बाद उनके जो केस था
उसको प्रोसेस किया गया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में वहां पर भेजा गया। इसी के मीन टाइम में जो केस था, जो वहां पर फाइल्ड कंप्लेंट की गई थी, वो सीनियर्स ऑफिसर्स की मीटिंग में, यानी कि एसओएम की मीटिंग में डीओपीपीडब्ल्यू के पास पहुंचा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर के जो सीनियर्स ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, जिसे एसओएम भी बोलते हैं। वहां पर जो डायरेक्टरेट दिया गया, जो सेक्रेटरी पेंशन थे, उन्होंने बोला इस पर जल्द से जल्द काम करनी चाहिए। पीसीडीओ को उन्होंने जल्द से जल्द बोला। इसके बाद पीसीडीओ ने बिल्कुल इमीडिएट वहां पर उस केस को सैंक्शनड किया। उसका एरियर्स 3,53,000 रुपए उनके फाइनल जो उनके डिसेबिलिटी पेंशन के थे वो उनके खाते में आए 29 जनवरी 2024 को। ये पूरा केस था वो 30 जनवरी 2024 को फाइनली उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। जो कंप्लेंट उन्होंने फाइल की थी और उनके अकाउंट में जितने भी एरियर्स बनते थे विद एरियर्स के साथ में उनके सारे पैसे उनको खाते में क्रेडिट किए गए। तो फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप जागरूक हैं और आप कंप्लेंट वगैरह करना जानते हैं, आप सारी चीजें ऐड करना जानते हैं, तो आपको आपकी जो पेंशनरी बेनिफिट है, चाहे वो एरियर्स हो पेंशन का, डिसेबिलिटी एरियर्स हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, या आप किसी भी टाइप की कोई पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड चीजें हो, वो आपको जरूर वहां पर मिलेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि कंप्लेंट कहाँ और कैसे करनी होती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, तो हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। अगर उसमें 50 कमेंट भी आ जाएंगे, यानी 50 कमेंट्स भी आ जाएंगे यस के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसको लेकर के आ जाऊंगा और पूरा मैं कंप्लेंट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे से उसमें रजिस्टर्ड करना है, कैसे साइन अप करना है, क्या क्या चीजें फिल करनी है और कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करना है। साथ ही साथ उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद क्या क्या स्टेप्स को, जरूरी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये बड़ी चीजें हैं जो आपको कंप्लेंट करने के बाद ध्यान रखनी होती है। और आपके रियल में आप उस पेंशन के हकदार हैं, तो आपको वो पेंशन और उसके जो एरियर्स होते हैं वो जल्द से जल्द वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ऐसे में पेंशन के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है कि सीपी ग्राम्स पर कंप्लेंट कर सकते हैं पोर्टल पर, और वहां पर जाकर के जो कंप्लेंट है उसको ध्यान में रख करके सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं फिर से जो बजट सेशन होने वाला है, बजट सेशन को लेकर के फिर से चर्चाएं गर्म है और चर्चाओं में ये सारी चीजें होने वाली हैं कि क्या फिर से 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स आपको मिलने वाला है, क्या एडिशनल पेंशन 5, 10, 15% इन सबका जो बजट है वो सेपरेट डिसाइड होने वाला है। इस बार ये सब चीजें बजट अलॉट होने वाला है। आगे आके दिनों में बहुत ज्यादा चीजें इसमें क्लियर हो पाएंगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।